गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर सेक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में हमने आपको बेसिकली जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था। कंप्यूटर के एलिमेंट्स में जो इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स उसकी स्टडी हमने कर ली। आज कंप्यूटर का जो दूसरा एलिमेंट जिसको हम मेमोरी कहते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं, उसकी स्टडी हम करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको एससीआई की बेसिक डिफिनेशंस और ह्यूमन बीइंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी की अगर बात करें तो बचपन से ही कंप्यूटर की मेमोरी के टर्म में आपको यही बताया जाता है कि कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बट कंप्यूटर की मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से भी बियॉन्ड है, कहीं हटके है। जैसे कि बेसिकली मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का यूज बेसिकली किसी डेटा, किसी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए करते हैं और उसी स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन और डेटा को फर्दर हम सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। और आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर एग्जीक्यूशन, वो डेटा जब प्रोसेस होकर आउटपुट में आता है तो फिर उस आउटपुट डेटा को भी हमें फर्दर स्टोर करना होता है। तो स्टोरिंग पर्पज से हमें अपने सिस्टम में मेमोरी की रिक्वायरमेंट। बेसिकली मेमोरी की अगर बात करें तो कंप्यूटर में मेमोरी चार तरह की होती है। सीपीयू रजिस्टर, या जिसको आप सिर्फ रजिस्टर कह सकते हैं, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की इंटरनल मेमोरी होती है। दूसरा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की इंटरनल मेमोरी होती है। तीसरा होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। और चौथा होता है सेकेंडरी मेमोरी। नॉर्मली हमें जो है कंप्यूटर मेमोरी सिर्फ दो तरह की पढ़ाई गई है आज तक, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसमें प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम बताया गया है और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंट टाइप्स के सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी ड्राइव, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बिहाफ पे अगर मेमोरी को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली हम जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी डेटा सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए, बेसिकली वो डेटा सीपीयू के पास जब एग्जीक्यूट होने के लिए पहुंचता है उससे पहले वो डेटा सीपीयू की खुद की मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो वो डेटा जो सीपीयू की खुद की मेमोरी में स्टोर हो रहा है बेसिकली उसे ही हम रजिस्टर और कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली कैश मेमोरी और सीपीयू के रजिस्टर्स में वो डेटा जहां से उठ के आता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा जहां से उठ के आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो बेसिकली मेमोरी को यहाँ पे फोर पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज रजिस्टर, सेकंड वन इज कैश मेमोरी जिसको आप स्टैटिक रैम भी कहते हैं, थर्ड वन इज प्राइमरी मेमोरी जिसको आप डायनेमिक रैम भी कहते हैं। बेसिक क्या डिफरेंस है स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम में मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फोर्थ वन है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो बेसिकली हम सिस्टम को जो इनपुट या जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं वो इंस्ट्रक्शन, वो डेटा या तो हम किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू प्रोवाइड करें, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है। जैसे कि आपको यहाँ फिगर में एक यहाँ पे इनपुट डिवाइस दिख रहा होगा। ठीक है, इस इनपुट डिवाइस के थ्रू हमको सर्टेन इंस्ट्रक्शन, सर्टेन डेटा हम सीपीयू को प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज सीपीयू ब्लॉक, दिस इज सीपीयू ब्लॉक। हमको सर्टेन इनपुट, सर्टेन इंस्ट्रक्शंस जो है वो सीपीयू को प्रोवाइड कर रहे हैं। सीपीयू फर्दर उस इंस्ट्रक्शन को यूज करेगा, उसको रजिस्टर में भेजेगा, रजिस्टर से फर्दर उस इंस्ट्रक्शन, उस डेटा को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट एंड से हमारे स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर देगा या फिर वो मेमोरी में कहीं ना कहीं वो डेटा स्टोर्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सीपीयू जो है जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए वो इनपुट डिवाइस से भी ले रहा है। दूसरा क्या मेथड है सीपीयू को डेटा प्रोवाइड करने का? मेमोरी। यानी सिस्टम को इंस्ट्रक्शन और डेटा या तो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं या तो मेमोरी के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम एलिमेंट पढ़ रहे हैं कंप्यूटर वो है मेमोरी। तो बेसिकली हम मेमोरी पे फोकस करेंगे और इनपुट डिवाइसेस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो मेमोरी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन देयर आर enter into the computer system must be stored inside the computer before the actual process can start. The intermediate result produced by the computer must also be preserved
फॉर ऑनगोइंग प्रोसेसिंग। मींस आप सिस्टम को जो भी इनपुट, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डेटा आप देना चाहते हैं प्रोसेस के लिए, वो डेटा प्रोसेस होने से पहले कंप्यूटर की कहीं न किसी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, ठीक है। और आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस होने के बाद जो सर्टेन आउटपुट निकल के आता है, उस आउटपुट को भी हमें मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत होती है। तो मेमोरी की इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए कंप्यूटर को मेमोरी को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। अब आप कहेंगे 4 पार्ट में क्यों क्लासिफाई किया गया? इसलिए क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है, जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, डेटा रिसीव करने की कैपेसिटी इतनी फास्ट होती है कि हमारे कुछ मेमोरी कंपोनेंट्स, जिनको मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, वो हमारे सिस्टम को इंस्ट्रक्शन या डेटा उस फास्ट वे में प्रोवाइड नहीं कर सकते जिस फास्ट वे में सीपीयू इंस्ट्रक्शन या डेटा की डिमांड करता है। तो कुछ ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स थी जिनको रिजॉल्व करने के लिए हमने मेमोरी को कई पार्ट में क्लासिफाई किया। तो बेसिकली आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेमोरी को हमने यहाँ 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज सीपीयू रजिस्टर, सेकंड वन इज कैश मेमोरी, थर्ड वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर और कैश मेमोरी के बारे में भी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, उसको फर्दर जो इसका क्लासिफिकेशन वो मैं क्लियर कर देता हूँ। प्राइमरी मेमोरी को बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसको आप रैम और रोम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली रैम और रोम के जो एप्लीकेशन है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके लिए प्राइमरी मेमोरी के जो क्लासिफिकेशन है वो रैम है और रोम है। सेकेंडरी मेमोरी को भी फर्दर कई पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मतलब कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, मास स्टोरेज हो गया, ठीक है। तो अगर मेमोरी हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंप्यूटर की मेमोरी को अगर समझें, जिसको हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया, जिसको हमने रजिस्टर बोला, कैश मेमोरी बोला, प्राइमरी मेमोरी बोला और सेकेंडरी मेमोरी बोला, ठीक है। तो ये जो हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, तो जो मेमोरी कंपोनेंट बॉटम में होंगी उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जब बॉटम टू अप की ओर मूव करेंगे तो स्पीड एंड कॉस्ट पर बिट, स्पीड एंड कॉस्ट पर बिट इंक्रीज होता जाएगा जैसे हम बॉटम टू अप डायरेक्शन में मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सबसे नीचे होती हैं, इट मींस स्पीड एंड कॉस्ट पर बिट इसकी सबसे कम होती है। इससे ऊपर चलेंगे तो हमें प्राइमरी मेमोरी मिलेगी, जैसे कि रैम एंड रोम। रैम एंड रोम में डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी एज वेल एज डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी जो होती है और कॉस्ट पर बिट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप सपोज करें सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस खरीदते हैं 1 GB की, वहीं आप प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस खरीदते हैं 1 GB की, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस सेम स्पेस की कॉस्टली होंगी इन कंपेरेटिवली सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, ओके। ऐसी अगर हम ऊपर की मूव करें कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी की जो स्पीड एंड कॉस्ट पर बिट है वो ज्यादा होगी इन कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेम हियर अगर हम सीपीयू रजिस्टर की बात करें, जिसको हम नॉर्मली रजिस्टर्स भी कहते हैं, तो रजिस्टर मेमोरी की जो स्पीड है और कॉस्ट पर बिट है वो सबसे ज्यादा होगी इन कंपेयर टू कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो ओवरऑल जो मेमोरी हायरार्की आपको यहाँ दिख रही है, और इस मेमोरी हायरार्की में जो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी कंपोनेंट्स आपको दिखाए गए हैं, इन सभी मेमोरी कंपोनेंट को एक लेवल में डिवाइड किया गया है on the basis of storing capacity, data transfer rate as well as cost। तो कहने का मतलब ये है, इसमें बहुत सारे मेमोरी कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज्यादा है। मींस अगर उन मेमोरी कंपोनेंट्स को हम सीपीयू के बिल्कुल पास रखें, तो सीपीयू को जिस स्पीड से डेटा चाहिए, जिस स्पीड से सीपीयू डेटा की रिक्वायरमेंट करता है, सीपीयू को वो मेमोरी कंपोनेंट्स उसी स्पीड से डेटा प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सीपीयू हमारे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आइडल मोड में ना चला जाए, इसलिए सीपीयू को हम फास्ट वे में डेटा प्रोवाइड कर सके, इसीलिए हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी को बिल्कुल इसी हायरार्किकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है, इसी हायरार्किकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। सीपीयू होता है यहाँ पे, सीपीयू इज हियर, ठीक है। सीपीयू के सबसे करीब जो मेमोरी होती है वो होती है हमारी सीपीयू रजिस्टर।
उसके बाद जो मेमोरी होती है कैश मेमोरी, उसके बाद जो मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी। मींस जिस मेमोरी की डेटा ट्रांसफर स्पीड सबसे ज्यादा होती है वो मेमोरी सीपीयू के सबसे करीब होती है। तो सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है वो रजिस्टर का होता है, उससे थोड़ा कम कैश का होता है। यही रीजन है कि रजिस्टर और कैश मेमोरी ये ऐसी दो मेमोरी हैं जिनको हम सीपीयू चिप में इनबिल्ट होते हैं। रजिस्टर और कैश मेमोरी ऐसी दो मेमोरी हैं जो सीपीयू में इनबिल्ट होते हैं। आपके पास कंप्यूटर में देखा होगा मदरबोर्ड लगा होता है, ठीक है। मदरबोर्ड पे भी बहुत सारे मेमोरी कंपोनेंट्स लगे होते हैं और मदरबोर्ड में एक सीपीयू लगा होता है, तो उस सीपीयू के अंदर भी मेमोरी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो जो सीपीयू के अंदर मेमोरी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो मेमोरी कंपोनेंट्स आपके रजिस्टर एंड कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को नॉर्मली हम स्टैटिक रैम भी कहते हैं। तो और जो तीसरी तरह की मेमोरी वो हमारी प्राइमरी मेमोरी। जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना होते हैं वो हार्ड डिस्क से उठ के मेन मेमोरी में रैम में आते हैं, रैम से कैश में आते हैं, अब फिर कैश से वो रजिस्टर में आते हैं। तो अगर इंटरनल मेमोरी की बात करें, मींस ऐसी मेमोरी जो इंटरनल मेमोरी का मतलब ये समझिए ऐसी मेमोरी जो टेम्पोररी स्टोरेज के लिए यूज होती है, एज वेल एज ऐसी मेमोरी कंपोनेंट जो हमारे सिस्टम के सर्किट प्लेट पे इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसी मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर के सर्किट प्लेट पे इनबिल्ट होते हैं उनको नॉर्मली हम इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। और ऐसी इंटरनल मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर होता है। तो अगर इंटरनल मेमोरी की बात करें तो ये जो तीन मेमोरीज हैं, ये तीन मेमोरी एक्सटर्नल इंटरनल मेमोरी होती हैं, रजिस्टर, कैश मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें, आपने सिस्टम में रैम और रोम सुना होगा, जैसे कि मैंने थोड़े पहले यहाँ बताया था कि प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम, ठीक है। तो रैम एंड रोम जो है दो पार्ट है प्राइमरी मेमोरी के, अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। और जो चौथा है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल मेमोरी होती है। और इस मेमोरी में जो डेटा जो इंस्ट्रक्शन स्टोर रहते हैं वो परमानेंटली स्टोर रहते हैं जब तक उनको हम डिस्ट्रॉय ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम की मेमोरी में कुछ ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर होता है, टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर होता है। कुछ मेमोरी ऐसी हैं जिसमें डेटा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होता है, यानी परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है, परमानेंटली स्टोर रहता है। सेम अब आप मेमोरी ह्यूमन की मेमोरी में चलिए, तो ह्यूमन की मेमोरी में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन की मेमोरी में भी तीन तरह की मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी फर्स्ट वन, सेकंड वन शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, जहां पे हमारे सारे इंस्ट्रक्शन आके स्टोर होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। सेम हियर, जैसे कि आपने ह्यूमन मेमोरी में सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ा, वैसे यहाँ पे देखिए दो तरह की मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी जिसको हम टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी कह रहे हैं, यही टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जैसे ह्यूमन की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वही यहाँ पे कंप्यूटर के टर्म में क्या है, इंटरनल मेमोरी जिसको हम टेम्पोररी स्टोरेज एरिया भी कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेम्पोररी बेसिस के लिए स्टोर होता है, या तो जब तक उस इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट हो तब तक वो स्टोर रहेगा, जब तक हम मेमोरी कंपोनेंट को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब तक उसमें डेटा स्टोर रहेगा। लेकिन ये डेटा परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होता है, और परमानेंटली जहां डेटा स्टोर्ड होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क हो गई, सीडी ड्राइव हो गई, फ्लैश ड्राइव हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर सीपीयू रजिस्टर की बात करें तो यहाँ देखिए कह रहा है रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी, यानी कंप्यूटर की सभी मेमोरीज में सबसे साइज में सबसे छोटी होती है और सबसे तेज होती है, मींस डेटा ट्रांसफर रेट सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर का होता है, ठीक है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। नॉर्मली हमें पढ़ाया जाता है कंप्यूटर में सिर्फ दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी उसको मेन मेमोरी कहते हो, सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम मेमोरी बियॉन्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से हटके भी दो मेमोरीज है जिनको रजिस्टर और कैश मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर और कैश मेमोरी में यहाँ देखिए कह रहा है रजिस्टर इज नॉट अ मेन मेमोरी,
रजिस्टर जो है मेन मेमोरी नहीं है, रजिस्टर मेन मेमोरी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो दो एडिशनल मेमोरी पढ़ी, रजिस्टर और कैश, ये दोनों की दोनों मेमोरी हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड की सर्किट प्लेट पर ही होते हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो इंटीग्रेटेड चिप होती है, उस इंटीग्रेटेड चिप उस माइक्रो प्रोसेसर पे, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो माइक्रो प्रोसेसर, उस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट होते हैं, ना कि मदरबोर्ड पे इनबिल्ट होते हैं। इसीलिए नॉर्मली आपको आज तक जितने बार भी पढ़ाया गया है कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में, सिर्फ यही दो मेमोरी बताई गई है। कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये जो दो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी ये सारी चीजें, हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी ड्राइव हो गई, एक्सेट्रा। ये जो दो मेमोरी है, ये दो मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो हमारे सिस्टम के मदरबोर्ड के किसी सॉकेट पे प्लग्ड होती है। तो प्राइमरी मेमोरी की प्लग्ड होती है, या हमारे मदरबोर्ड में किसी चिप के फॉर्म में लगी होती है। जैसे रैम की बात करें तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे सिस्टम में एक रैम सॉकेट होता है, ठीक है, उस रैम सॉकेट में प्लग्ड होता है। रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि आप बायोस की बात कर लीजिए, बायोस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो पहले से स्टोर्ड होते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह की इंटरनल मेमोरी है सिस्टम की, ठीक है। तो जो रजिस्टर और कैश होते हैं, ये दोनों की दोनों हमारी मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। और बेसिकली रजिस्टर होल्ड a small amount of data, word 32 bit and 64 bit। रजिस्टर जो डेटा होल्ड करते हैं वो 32 बिट और 64 बिट के होते हैं, या तो 32 बिट होगा या 64 बिट होगा। इसीलिए आपने देखा होगा नॉर्मली आपसे बोला जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है 32 बिट है, 64 बिट है, जो विंडो आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो 32 बिट है, 64 बिट है, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को जो हार्डवेयर है वो 32 बिट है, 64 बिट है। तो ये जो 32 और 64 बिट वर्ड नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं सीपीयू की इंटरनल मेमोरी रजिस्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और सीपीयू की जो इंटरनल मेमोरी उसको हम रजिस्टर कर रहे हैं, वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। डेटा रजिस्टर की बात करें तो डेटा रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर्ड होता है, और इसको बेसिकली हम वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। स्टोर ऑपरेंड्स टू बी ऑपरेटेड बाय द प्रोसेसर। प्रोग्राम काउंटर की बात करें तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली ये एड्रेस को होल्ड करता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उस इंस्ट्रक्शन के बाद जो अगला इंस्ट्रक्शन आने वाला है एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू में, उसका एड्रेस क्या है, प्रोग्राम काउंटर उसके एड्रेस को होल्ड करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करें तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली 16 बिट रजिस्टर्ड होता है, जो स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को which is fetched from main memory, okay। Accumulator register की बात करें, it is 16 bit register which is used to store the results produced by the system। Address register की बात करें, it is 12 bit register that stored the address of memory location where instruction or data is stored in the memory। ऐसी इनपुट आउटपुट रजिस्टर और इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। कहने का मतलब ये है जो डिफरेंट टाइप्स के आपको रजिस्टर्स दिख रहे हैं, ये सीपीयू की इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। अब हम जो हमारे जो इंस्ट्रक्शन है जो सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए आ रहा है, उस इंस्ट्रक्शन में हमारा ऑपरेटर भी होता है, ठीक है, कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेंड भी होता है, यानी कौन सी वैल्यू है जिस पे हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो ये जो वैल्यूज जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है इनका एड्रेस क्या है। तो कहीं ना कहीं जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए आ रहा है वो इंस्ट्रक्शन 32 बिट का है, 64 बिट का है, और उस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड का पोर्शन, ऑपरेटर का पोर्शन है, एड्रेस का पोर्शन है, एड्रेस रजिस्टर का पोर्शन है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं बिट्स के फॉर्म में हमारे उस इंस्ट्रक्शन में डिफाइंड होती हैं और कई पार्ट में बटी हुई होती है। इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पे जब डेटा रजिस्टर की बात करें तो 16 बिट का है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करें 16 बिट का है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर की बात करें 16 बिट का है, एड्रेस रजिस्टर की बात करें 12 बिट का है।
से ये कई सारे बिट्स मिल करके कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बनाते हैं जो कि सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए, सीपीयू को अपनी प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा कैश मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में पहला हमने कंप्लीट कर लिया रजिस्टर यानी सीपीयू रजिस्टर, जो कि सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है। सेकंड हमारा कैश मेमोरी। आपको एक आर्किटेक्चर दिख रहा होगा, एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखिए सबसे पहले सीपीयू, यहाँ पे आपको सीपीयू दिख रहा होगा। सीपीयू के जस्ट बगल में कैश मेमोरी है, और इस कैश मेमोरी में जो एरो लगा है बाई डायरेक्शनल है। ऐसी ये कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड है बाय यूजिंग बाई डायरेक्शनल एरो, और ये सीपीयू और ये प्राइमरी मेमोरी भी डायरेक्टली बाई डायरेक्शनल एरो से कनेक्टेड है। और ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो है एक दूसरे से बाई डायरेक्शनल एरो से कनेक्टेड है। ये बाई डायरेक्शनल एरो का मतलब ये है, ये सारे मेमोरी कंपोनेंट्स एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं और उससे डेटा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैश मेमोरी की बात करें तो कैश मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्टेस्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। बेसिकली कैश की अगर बात करें तो कैश जो है एक बफर की तरह काम करता है, जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू इज हियर and this is a primary memory. Okay, तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया, प्राइमरी मेमोरी जिस स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है, सीपीयू उससे कहीं ज्यादा स्पीड से डेटा की रिक्वायरमेंट करता है। तो सीपीयू की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कि सीपीयू को आइडल मोड में न बैठना पड़े, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू मेमोरी के बीच में हमने एक बफर एरिया बना दिया, एक बफर मेमोरी बना दी, जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। अब कैश मेमोरी उन सारे डेटा, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को पहले से अपने पास स्टोर रखता है, जो सीपीयू को फ्यूचर एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि यहाँ देखिए कह रहा है, इट होल्ड्स फ्रीक्वेंटली requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed। ये उन डेटा, उन इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर रहता है जिस इंस्ट्रक्शन की डिमांड सीपीयू ऑलरेडी कर चुका है। तो बेसिकली कैश में वो चीजें डायरेक्टली सीपीयू के पास भी जा सकती है, लेकिन बीच में कैश मेमोरी के थ्रू क्या भेज रहे हैं, इसलिए भेज रहे हैं कि जब सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन की डिमांड करे, तो अगर डायरेक्टली अगर हम प्राइमरी मेमोरी से अगर वो डेटा सीपीयू तक भेजेंगे, प्राइमरी मेमोरी से डेटा सीपीयू तक भेजेंगे, तो डेटा ट्रांसफर रेट इतना स्लो होगा कि डेटा पहुंचेगा, जब तक दूसरा इंस्ट्रक्शन पहुंचेगा और पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बीच में सीपीयू को आइडल मोड में बैठना पड़ेगा, सीपीयू को वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। तो सीपीयू को आइडल मोड में ना बैठना पड़े, इसलिए फ्यूचर रिक्वायर्ड जो डेटा है, जो फ्यूचर रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन है, जो सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, वो सारा का सारा डेटा पहले से हम कैश मेमोरी में प्लेस्ड कर देते हैं। जस्ट लाइक सपोज करिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में 10 लोग डिनर पे एक साथ बैठते हैं डिनर करने के लिए, तो 10 लोग अगर एक साथ खाना खा रहे हैं और घर में रोटी बनाने वाला बंदा सिर्फ एक है, तो सिर्फ एक आदमी ठीक से खाना खा सकता है, बाकी लोगों को आइडल मोड में बैठना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम 10 लोगों के खाना खाने की जितनी भी रोटी रिक्वायर्ड हो, सारी रोटियां हम एक साथ बना लें, बना के कैसरोल में रख के टेबल पे रख दे, तो किसी को भी वेट नहीं करना पड़ेगा, किसी को भी आइडल मोड में जाना नहीं पड़ेगा। सेम ईयर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि सीपीयू को आइडल मोड में न जाना पड़े, हम सीपीयू और कैश मेमोरी, सॉरी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक एडिशनल मेमोरी डाल देते हैं, जिसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। और ये कैश मेमोरी भी सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है। ओके, यानी कि कह रहा है कैश मेमोरी यूज्ड टू रिड्यूस द average time to access data from main memory. The cache is a smaller and faster memory which stores copies of the data from frequently used main memory location. Third one is RAM. इसको हमने थोड़ी देर पहले प्राइमरी मेमोरी भी कहा था। तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हैं, रैम और रैम एंड रोम। लेकिन बेसिकली रैम को यहाँ अच्छे से समझा सकूं और
डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में बेसिक डिफरेंस क्या वो दिखा सकूं, इसलिए मैंने एक टेबुलर फॉर्म में कुछ कंटेंट डाल रखे हैं ताकि आपको रैम की डिफिनेशन भी पता चल जाए और स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या डिफरेंस वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि जो कैश मेमोरी है उसी कैश मेमोरी को हम स्टैटिक रैम कहते हैं। जो भी आपने कैश मेमोरी पढ़ा, ठीक है, जो कैश मेमोरी पढ़ा उसी कैश मेमोरी को हम स्टैटिक रैम कहते हैं। लेकिन सवाल में दिमाग में सवाल आता है कि ऐसा क्या डिफरेंस है कि जो मेन मेमोरी है हमारी जिसको हम डायनेमिक रैम कहते हैं और जो कैश मेमोरी है जिसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं, ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक को हम स्टैटिक वर्ड दे रहे हैं और एक को हम डायनेमिक वर्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज ये समझिए, जो डायनेमिक रैम है वो आपकी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी है आपकी, एक तो है आपकी रैम और जो दूसरी है वो है रोम, रैम एंड रोम। ये दो मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, और ये जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आप देख रहे हैं ये आपकी कैश मेमोरी है। दिस इज योर कैश, your cache memory. Okay, this is your cache memory. तो अभी हम फिलहाल रैम की बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली सिर्फ रैम को समझते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के आता है और उसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक हम उस मेमोरी कंपोनेंट को सप्लाई देते हैं। दूसरी चीज, टाइम टू टाइम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का डेटा रिफ्रेश होता रहता है। तो टाइम टू टाइम डायनेमिक मेमोरी, टाइम टू टाइम रैम का रिफ्रेश होने से उसमें जो प्रीवियसली डेटा स्टोर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे डेटा से। तो कहीं ना कहीं डेटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम रिफ्रेश हो रहा है, टाइम टू टाइम डेटा क्या हो रहा है, फ्लश हो रहा है। तो जो टाइम टू टाइम डेटा फ्लश होने की वजह से उसमें डेटा बहुत ज्यादा समय तक के लिए स्टोर्ड नहीं रह पाता, जिसके लिए हम इसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्या कह रहा है, dynamic random access memory is a type of random access memory that stores each bit of data in a separate capacitor within a integrated circuit. within integrated circuit का मतलब आप जब देखते होंगे रैम की जो एक स्टिक होती है, रैम की जो स्टिक होती है अप्रोक्सीमेटली 6 इंच या 7 इंच की होती होगी। जो रैम की स्टिक होती है उस रैम की स्टिक में बहुत सारी आईसीज लगी होती है, बहुत सारी इंटीग्रेटेड आईसीज लगी होती है। उन आईसीज में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगे होते हैं। ठीक है, जिसमें डेटा जो है 0-1 के फॉर्म में स्टोर रहता है। इसकी जो एप्लीकेशन है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के, आपकी मेन मेमोरी जैसे DDR3 रैम हो गया, DDR2 रैम हो गया। ठीक है, और इसमें डेटा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं होता, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इसकी जो साइज होती है नॉर्मली 1 GB, 2 GB, 4 GB, 16 GB इस तरह से होती है। और ये बेसिकली हमारे सिस्टम के मदरबोर्ड पे प्लेस्ड होती है। तो सिस्टम के मदरबोर्ड पे प्लेस्ड होती है, ठीक है, और डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है और सिस्टम के मदरबोर्ड पे प्लेस्ड होने की वजह से ये सिस्टम की मेमोरी का पार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। देखिए यहाँ इस फिगर में जो प्राइमरी मेमोरी है उसको प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सिस्टम की इंटरनल मेमोरी का मतलब वो सारी मेमोरी जो सिस्टम के मदरबोर्ड पे होती है। तो सिस्टम के मदरबोर्ड पे रैम भी होता है, सिस्टम के मदरबोर्ड पे और रोम भी होता है। अब आप कहेंगे साहब कैश और रजिस्टर सिस्टम के मदरबोर्ड पे कैसे होता है? कैश और रजिस्टर कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर होता है। और सीपीयू कहाँ होता है? सिस्टम के मदरबोर्ड पे होता है। तो कहने का मतलब ये रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया, ये तीनों की तीनों मेमोरी हमारे सिस्टम के मदरबोर्ड पे होती हैं। इसीलिए इन मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं या टेम्पोररी स्टोरेज एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अब स्टैटिक मेमोरी की बात करें तो स्टैटिक मेमोरी में बेसिकली जिसको हम कैश मेमोरी भी कहते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी is a type of semiconductor memory that uses bistable latching circuitry to store each bit. The term static differentiates it from dynamic RAM,
which must be periodically refreshed. डायनेमिक रैम क्या होती है? पीरियोडिकली रिफ्रेश होती रहती है। नॉर्मली आप देखिए, आप माउस का राइट बटन पे क्लिक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, बार बार रिफ्रेश करते हैं, मींस आप क्या कर रहे हैं, उस कंप्यूटर मेमोरी की जो प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम रैम कह रहे हैं, जिसको हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कह रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें फर्दर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर होने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके, या जो अनयूज्ड डेटा है उसको हम फ्लश कर सके। तो इसको जो टिपिकल एप्लीकेशन है वो L2 एंड L3 कैश, L2 एंड L3 कैश इन CPU। अब L2 एंड L3 क्या है? CPU के अंदर लेवल 2 एंड लेवल 3 टाइप के कैश लगे होते हैं। ये लेवल 2 और लेवल 3 उनकी डेटा ट्रांसफर स्पीड और उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी के बिहाफ पे होता है। तो कई सारे लेवल्स होते हैं कैश के, L1, L2, L3। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्टैटिक रैम एक्सेस मेमोरी है वो L2 और L3 में आता है। L1 में आपका रजिस्टर आता है, L1 में आपका रजिस्टर आता है, ठीक है। जो कैपेसिटी होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की, वो 1 MB से 16 1 MB टू 16 MB होती है। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 1 MB टू 16 MB होती है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन प्रोसेसर बिटवीन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी, या तो प्रोसेसर पे लगा होता है या प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में लगा होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रैम। तो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट है, रैम और रोम। तो अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, इस वाली स्लाइड में हमने रैम को समझा, ठीक है, और एज वेल एज जो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर वाली मेमोरी, जो जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली एस रैम भी कहते हैं, स्टैटिक रैम भी कहते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी देख लिया कि डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम में क्या डिफरेंस है, यानी एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की दूसरी टाइप की मेमोरी, जिसको हम रोम कहते हैं। बेसिकली रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे डेटा जो आपके सिस्टम में परमानेंटली स्टोर्ड रहते हैं, जो आपके सिस्टम को बूटअप के लिए रिक्वायर्ड है, जो आपके सिस्टम के सीपीयू को की प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो सिस्टम के हार्डवेयर को अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस और ऐसे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को हम जिस जगह स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। मतलब ऐसी मेमोरी जहां से हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को सिर्फ रीड कर सके, रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ROM contains the programs which are necessarily for starting any computer। मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर को चलने के लिए रिक्वायर्ड है। It has data about booting up and input-output services. It contains a program called BIOS. This program is written and saved already by manufacturer. When you buy any system, you cannot change or edit. Means कहने का मतलब ओवरऑल ये है, सिस्टम को ऐसे ऐसे समझिए, हमारे सिस्टम के सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है, और उस कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि सिस्टम के हर कंपोनेंट्स को एक कंट्रोल सिग्नल भेजना, ताकि वो सिस्टम का वो कंपोनेंट प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो वो कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है, वो कंट्रोल सिग्नल भी कंट्रोल मेमोरी में स्टोर्ड। कंट्रोल यूनिट के अंदर एक कंट्रोल मेमोरी होती है जिसके अंदर पहले से ही कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं। अब उन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को यूज करके हमारी कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इंस्ट्रक्शन कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। तो उस कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल मेमोरी में जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पहले से स्टोर्ड है, वो जो कंट्रोल मेमोरी है वो हमारी क्या कहलाएगी, रोम कहलाएगी, रीड ओनली मेमोरी, जहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पहले से स्टोर्ड है। हम उन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को राइट डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना तो उनको हम ओवरराइट कर सकते हैं, हम उनको सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो सिस्टम लेवल ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनको हम मेमोरी कंपोनेंट्स में इस तरह से स्टोर करके रखते हैं कि सिस्टम के हार्डवेयर को, कंपोनेंट्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उस इंस्ट्रक्शन को सिर्फ रीड किया जा सके, तो ऐसे मेमोरी कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो रीड ओनली मेमोरी को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तो
ऐसी रीड ओनली मेमोरी भी हैं जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी रीड ओनली मेमोरी है जिनको हम इरेज करके प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रोग्रामिंग के बेसिस पे, उनको इरेज करके रीप्रोग्राम करने के बेसिस पे रीड ओनली मेमोरी को 3 पार्ट में नॉर्मली क्लासिफाई किया गया है, पी रॉम, ईपी रॉम और ईईपी रॉम, ठीक है। तो बेसिकली अगर पी रॉम की बात करें तो पी रॉम हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इट इज अ वन टाइम प्रोग्रामेबल रॉम, मतलब इसको हम सिर्फ एक बार राइट कर सकते हैं, दोबारा इसको राइट नहीं। जैसे कि आप नॉर्मली मार्केट में सीडी खरीदने जाते हैं तो सीडी भी कई तरह की होती है। एक सीडी होती है इसमें आपने डेटा एक बार राइट कर दिया तो हमेशा राइट ही रहेगा, ठीक है, उसमें आप री राइट नहीं कर सकते हैं डेटा को। कुछ मार्केट में ऐसी भी सीडीज अवेलेबल है जिनमें आप डेटा को कई बार री राइट कर सकते हैं। सेम जो हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी पी रॉम जो होता है, इसमें हम डेटा जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, सिस्टम लेवल इंस्ट्रक्शंस, हम सिर्फ एक बार राइट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस द सर्किट fuses or anti-fuses within the chip which makes it usable only once, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पी रॉम। सेकेंड है हमारा ईपी रॉम, ठीक है। ईपी रॉम बेसिकली क्या है, ऐसी रीड ओनली मेमोरी, ऐसी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, मतलब ऐसी रॉम जिसमें अगर हम दोबारा से कोई इंस्ट्रक्शन या माइक्रो इंस्ट्रक्शन डालना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो पुराने वाले डेटा को हम इरेज करके उसको पहले हम उसको अल्ट्रा वायलेट रेज से इरेज कर दें, ठीक है। उसके बाद हम हाई वोल्टेज अप्लाई करके उसमें डेटा को राइट कर सके। जैसा कि देखिए यहाँ कह रहा है, EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet rays for about 40 minutes. While rewriting EPROM, higher voltage is required than usual. It can be erased again with the same method for 1000 times. Means आप EPROM को 1000 बार रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको रीराइट करने के लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी एक और रॉम की टाइप की बात करें जिसको हम ईपी रॉम कहते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इन रॉम को इरेज करने के लिए, इसके डेटा को इरेज करने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट रेज की जरूरत नहीं होती है। हमें किट में चिप को लगाते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं जिसकी वजह से उसमें स्टोर्ड डेटा इरेज हो जाता है और उसको हम रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक डिफरेंस है ईपी रॉम और ईईपी रॉम में, ईईपी रॉम में आप जो डेटा है आप 10,000 टाइम्स तक राइट कर सकते हैं, 10,000 टाइम्स तक राइट कर सकते हैं, यानी डेटा राइटिंग कैपेसिटी जो है ईपी रॉम की तुलना में 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गया रॉम और उसके टाइप। अगर हम स्टोरिंग कैपेसिटी की बात करें कि कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज होती है, उन मेमोरी की स्टोरिंग कैपेसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, उनकी यूनिट्स की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बिट, उससे लार्जेस्ट होती है बाइट, उससे बड़ी किलोबाइट, उससे बड़ी मेगाबाइट, उससे बड़ी गीगाबाइट और उससे बड़ी टेराबाइट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में यूज करते हैं। तो आज हमने कंप्लीटली कंप्यूटर में यूज होने वाली हर तरह की मेमोरी के बारे में समझ लिया, उनको एप्लीकेशन लेवल पे भी समझा कि ये मेमोरी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर में किस तरह यूज होती है। तो इस तरह से हमने ह्यूमन के सारे एलिमेंट्स, उनकी मेमोरी, उनकी प्रोसेसिंग, उनके इनपुट आउटपुट चैनल, एज वेल एज कंप्यूटर के सारे इनपुट कंपोनेंट्स, आउटपुट कंपोनेंट्स, एज वेल एज उसकी मेमोरी मॉड्यूल्स को हमने अच्छे से समझ लिया। होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे।